हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टोइचियोमेट्री या मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज हम देख रहे हैं, इसके अंदर आज इस एपिसोड में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर, सांद्रता पदों के अंदर मैं मोलरता, नॉर्मलता ये आपको बताता हुआ दिख रहा हूँ। मोलरता, सबसे पहले मोलरता की परिभाषा देखते हैं। इसको हम मोलरिटी या मोलरता परिभाषित करते हैं। ये 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने मोललता को जो देखा है, स्मॉल एम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी अथवा मोलरता, ये देखिए। अच्छा, इसकी जगह हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, या इसकी जगह केवल अगर इस प्रकार का साइन बता दिया जाएगा, ऐसे जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट के अंदर जो थर्ड एम्पायर होता है, जब उसको डिसीजन सुनाने के लिए बोला जाता है, जो एम्पायर्स ग्राउंड के ऊपर होते हैं, तो वो हमेशा ग्राउंड एम्पायर ऐसे करता है। तो ये जो सिंबल है, ये एक्चुअली मोलरता या मोलरिटी के लिए यूज होता है। तो मोलरिटी, मोलरता, मोल प्रति लीटर, और या ये जो ब्रैकेट है इटसेल्फ, ये मोलरता या मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले परिभाषा, किसी विलयन की मोलरता, जिसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल जो कि प्रति लीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, विलय के मोल जो कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित होते हैं। ये देखिए, ये है परिभाषा इसकी। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने मोललता देखी थी, उसी में हमने जो विलय के मोल हैं, विलायक के 1 किलोग्राम में उसको डिफाइन किया था। बाकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम देखते हुए आ रहे हैं, सभी में डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे, हमेशा क्या आ रहा है? विलयन आ रहा है। तो बच्चों, ये परिभाषा आप सभी को क्लियर हो गई। किसी विलयन की मोलरता उस विलयन में उपस्थित विलय के जो मोल हैं, है ना, जो कि प्रति लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? मोलरता। तो अगर हम इसकी यूनिट को लिखते हैं, देखिए, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मोल प्रति लीटर होगी। ये देखिए, या इसको तुम मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हो। और अगर मोलरता का गणितीय रूप लिखना चाहते हो, गणितीय रूप, तो इसको कैसे परिभाषित करोगे? यहां पे हम लिखेंगे मोलरिटी, विलय के मोल तो ऊपर आ जाएंगे, विलय के मोल, और विलय इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। ये देखिए, अगर लीटर की जगह ये मिलीलीटर में दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, अथवा जो मोलरिटी है ये हो जाएगी विलय के मोल जिसको हमने एन भी लिखा है, डिवाइड बाय विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो उसको लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। अच्छा, ये हमको पहले ही पता है कि जो विलय के मोल हैं, जिसको हमने एन भी लिखा है, ये ऐसे लिखे जा सकते हैं। देखिए, विलय का भार जो ग्राम में है और डिवाइड बाय विलय का ग्राम अणुभार। इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूं। और ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखोगे तो मूलरता कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी। देखिए, जहां विलय के मोल हैं उसकी जगह आ जाएगा विलय का भार, जो हमने ग्राम में लिख रखा है, ठीक है ना, डिवाइड बाय विलय का ग्राम अणुभार। और देखिए, समीकरण 1 में ये तो मैंने विलय के मोल की जगह रखी है वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है उसमें ऑलरेडी विलयन का आयतन लीटर में लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा विलयन का आयतन लीटर में। ये देखिए, अब इससे हम करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली जो हम कॉन्सेंट्रेशन की सबसे पहले परिभाषा शुरू में पढ़े हैं ना, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया था, उसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। मतलब ये जो रेशियो है, ये वाला, ये देखिए, ये रेशियो, ये सांद्रता या स्ट्रेंथ की परिभाषा है। याद आ रहा है? नहीं तो आप अपने पीछे नोट्स को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मोलरता को सांद्रता के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो देखिए, मैं मोलरता को कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, इसको हमने स्ट्रेंथ भी बोला है, स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट हमने ग्राम प्रति लीटर ही लिखी थी, ग्राम प्रति लीटर। तो ये ग्राम मतलब विलय का भार और प्रति लीटर मतलब विलयन का आयतन, और डिवाइड बाय जो नीचे रह जाएगा वो है विलय का ग्राम अणुभार। ठीक है बच्चों, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो ये एक ऑल्टरनेटिव परिभाषा हो गई मोलरिटी की, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 4 बोल देता हूं। तो हमने यहां पर यह समझ लिया कि जो मोलरिटी है या मोलरता है या मोल प्रति लीटर है, उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। इसके लिए मुझे हमेशा विलय के मोल चाहिए होंगे और विलयन का आयतन लीटर के अंदर। ठीक है, जैसे एब्रीविएशंस मतलब शॉर्टकट, जैसे अभी हमने मोलरता में भी देखा था, जैसे अगर लिखा हुआ आता है 1m, इसका मतलब होता है मोलर विलयन, मोलर विलयन। तो क्या परिभाषा होगी मोलर विलयन की, इसका मतलब होगा विलय के 1 मोल है, ये देखिए 1 मोल, जो कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित है। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रति लीटर विलयन में है। ऐसे ही अगर इसकी जगह लिखा जाता है m/2, तो इसको बोलते हैं सेमी मोलर। तो सेमी मोलर विलयन की क्या परिभाषा हो जाएगी, विलय के हाफ मोल जो कि प्रति लीटर विलयन में है। ये देखिए,
ऐसे ही अगर इसकी जगह हम लिखते हैं m/10, तो इसका मतलब हो जाएगा डेसीमोलर विलियन। तो डेसीमोलर विलियन की परिभाषा क्या हो जाएगी? विलय के 1/10 मोल हो जाएंगे। तो विलय के 1/10 मोल जो कि प्रति लीटर विलियन में है, ओके। और इसकी जगह अगर हम यहां लिखते हैं m/100, तो ये हो जाएगा सेंटीमोलर विलियन। तो सेम टू सेम ही है जैसा हमने अभी मोललता में लिखा था, है ना। बस वहां पे विलायक था 1 किलोग्राम विलायक, यहां पे प्रति लीटर विलियन है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? विलय के 1/100 मोल जो कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हैं। ये देखिए, तो ये हो जाएंगे बच्चों। तो ये हमको डेफिनेशन क्लियर हो गई, हमको एब्रीविएशंस याद रखने हैं, एब्रीविएशंस क्लियर हो गए। अब अगर इसकी जगह आपसे बोला जाता है कि शुद्ध विलायक की मोलरता बताओ, शुद्ध विलायक की मोलरता, इसका क्या मतलब है? शुद्ध विलायक का मतलब है कि इसमें विलय उपस्थित नहीं है, तो फिर मैं मोलरता को कैसे परिभाषित करूंगा? तो अभी हमने जो परिभाषा लिखी कि किसी विलयन की मोलरता उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल, तो अगर हम शुद्ध विलायक की मोलरता लिख रहे हैं तो फिर परिभाषा कुछ ऐसे हो जाएगी, विलायक के मोल जो कि प्रति लीटर विलायक में ही उपस्थित हैं। मतलब जब भी हम शुद्ध विलायक की मोलरता कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो ऑब्वियसली विलयन तो नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही घटक उपस्थित है, वो विलायक है। तो विलायक के मोल जो कि प्रति लीटर विलायक में उपस्थित हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक की मोलरता। तो मैं आपको यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोलरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। शुद्ध विलायक की मोलरता। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है किसी विलायक की मोलरता उस विलायक के प्रति लीटर में उपस्थित प्रति लीटर में उपस्थित विलायक के मोलों को ही कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। तो इसका मतलब मैं जब भी विलायक की मोलरता लिख रहा हूं तो विलायक के मोल जिसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड बाय विलायक का आयतन लीटर में, ये देखिए, तो ऐसे लिखी जाएगी ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे बोला गया कि जो प्योर वाटर है, ये देखिए, शुद्ध जल, प्योर वाटर की मोलरता बताओ। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रॉब्लम है ये बच्चों।
और इसके लिए आपको दिया गया है जो वाटर है उसका घनत्व दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ये देखिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको, तो देखते हैं वहां पे, पहले लिख लो सभी। हाँ बच्चों देखिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको जो घनत्व दे रखा है, क्योंकि आपको शुद्ध जल की मोलरता बतानी है, तो शुद्ध जल की मोलरता, तो ये कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप शुद्ध जल के मोल और डिवाइड बाय शुद्ध जल का आयतन लीटर में। ये देखिए, ठीक है। अब शुद्ध जल के मोल कैसे निकालोगे, इसके लिए तुमको घनत्व की जरूरत पड़ेगी। कैसे, आपको यहां पर दे रखा है कि अगर 1 मिलीलीटर जल है का भार 1 ग्राम है, तो देयरफॉर अगर मैं 1000 मिलीलीटर वाटर लूंगा तो इसका भार कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ये देखिए, मतलब वाटर के केस में चाहे आप 1 लीटर वाटर बोल लो या 1 किलोग्राम वाटर बोल लो, 1000 मिलीलीटर इसका मतलब 1 लीटर वाटर, 1000 ग्राम इसका मतलब 1 किलोग्राम, है ना। तो एक ही बात होती है, क्योंकि जो वाटर है उसका घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो आपको यह पता चल गया है कि 1 लीटर जो वाटर है उसका भार 1 किलोग्राम है, यह आपको पता चल गया है। तो फिर कितने मोल होंगे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अतः 1000 मिलीलीटर अथवा 1 लीटर वाटर में उपस्थित मोल, ये देखिए, तो जो भार है 1000 ग्राम उसको डिवाइड कर दोगे ग्राम अणुभार से, 18 ग्राम। ये देखिए, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है 55.55 मोल। यही तो प्रति लीटर वाटर में उपस्थित है, तो यही मोलरता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाते हैं यहां पे, तो मोलरता शुद्ध जल के मोल, तो आपने शुद्ध जल के मोल कितने लिखे हैं, 1000 और डिवाइड बाय 18। ये देखिए, ये शुद्ध जल के मोल हैं। और इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने वाटर में उपस्थित है, 1 लीटर, तो 1 लीटर ये जल का आयतन है। तो यही तो परिभाषा है, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है हमको रिजल्ट 55.55 मोलर मिल गया है। ये देखिए, जिसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता था 55.55 ब्रैकेट में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 55.55 मोल जल के 1 लीटर शुद्ध जल में उपस्थित होते हैं। ये देखिए, ये है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जनरली हम जब ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वाटर बॉटल कैरी करते हैं, और जैसे जब हमारे पास, हम घर से वाटर बॉटल लेके नहीं जाते, तो जो स्टेशन होता है या प्लेटफॉर्म या जो एयरपोर्ट होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, बॉटल परचेस करते हैं। शॉपकीपर से जाके बोलते हैं कि भैया 1 लीटर का बॉटल दे देना, पानी का बॉटल दे देना, तो वो बहुत आपको ईजिली दे देता है। अब आपको पता है कि जो शुद्ध जल है उसके अंदर 55.55 मोल उपस्थित होते हैं, तो आप क्या उसको जाके ऐसे बोल सकते हैं कि भैया 55.55 मोल वाटर दे देना? बिल्कुल बोल सकते हैं।
आपको तो समझ में आ रहा है कि 1 लीटर के अंदर 55.55 मोल उपस्थित होते हैं शुद्ध जल के, लेकिन बेचारा जो दुकानदार है उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये 55.55 मोल क्या है। समझ रहे हैं आप? तो दुकानदार आपको देखता है, जब आप उसको बोलते हैं कि 55.55 मोल दे देना, आप दुकानदार को देखते हैं और दुकानदार आपको देखकर मुस्कुराता है ये 55.55 मोल क्या है? तो आप उसको समझाते हैं कि प्रति लीटर वाटर में उपस्थित मोलों की संख्या, और मोल का मतलब क्या होता है? भार बटे ग्राम अणुभार। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये सभी को समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही एक मिलती जुलती प्रॉब्लम यहां पे और लिखते हैं। तो पहले तो इसको लिख लीजिए सभी बच्चे। हाँ बच्चों, तो देखिए इसी से मिलती जुलती एक प्रॉब्लम अटेंड करते हैं। शुद्ध HCl की मोलरता की गणना करो। और इसके लिए आपको दिया गया है जो HCl है उसका घनत्व 1.17 ग्राम प्रति मिलीलीटर। सभी जो अलग अलग विलायक होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, तो जनरली आपको एग्जामिनर बताएगा ये बच्चों, है ना। जल का तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, उसको तो रट लीजिए, ठीक है। तो शुद्ध HCl की मोलरता की गणना करो। तो कैसे करोगे? तो HCl की मोलरता, इसका मतलब HCl के मोल और डिवाइड बाय HCl का आयतन लीटर में, ये 1 लीटर होना चाहिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो 1000 मिलीलीटर HCl है, 1 मिलीलीटर HCl में 1.17 ग्राम HCl है, तो 1000 मिलीलीटर HCl में 1170 ग्राम HCl उपस्थित है। ये देखिए, तो आपको ये पता चल गया कि 1 लीटर HCl का मतलब इतना ग्राम HCl है। और अब आप मोल लिख सकते हो क्या? हाँ, तो देखिए आप मोलरता यहां पे लिखोगे, HCl के मोल 1170 डिवाइड बाय जो ग्राम अणुभार है वो 36.5 ग्राम है। ये देखिए HCl का, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1 डिवाइड बाय 1 लीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो 32.05 मोलर मिलता है ये, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे हम लिख सकते हैं 32.05 मोल HCl के प्रति लीटर HCl में उपस्थित हैं। ये देखिए, ये है कॉन्सेप्ट बच्चों। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए तो अगली प्रॉब्लम इसमें ऐड करते हैं और फिर हम अब नॉर्मलता को देखेंगे। पहले लिख लीजिए सभी। हाँ बच्चों, देखिए इसमें जैसे जो अगला प्रॉब्लम है आपको बोल रहा है कि विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 160 ग्राम NaOH प्रति 250 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हैं। ये देखिए, ये आपको बताना है और इसके लिए आपको यहां पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं। 2 कैपिटल M, 4 कैपिटल M, 8 कैपिटल M, 12 कैपिटल M और एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अटेम्प्ट कर सकते हो आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए।
देखिए आपको बोल रहा है मोलरता, तो मोलरता की परिभाषा अपन ने क्या देखी? मोलरता की परिभाषा हमने भी देखी है कि विलय के मोल, तो यहां पर NaOH के मोल हो जाएंगे, और जो NaOH के मोल हैं, क्योंकि आपको 160 ग्राम दे रखा है NaOH, तो ये तो भार हो गया, डिवाइड बाय NaOH का ग्राम अणुभार 40 ग्राम, ये देखिए ये मोल आ गए, डिवाइड बाय जो विलयन का आयतन है, तो ये आपको दे रखा है 250 मिलीलीटर, और इसको अगर आपको लीटर में परिवर्तित करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो वो तो हो गया 160/40, इसका मतलब 4 मोल, डिवाइड बाय 250 से 1000, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसका मतलब ये आ गया 8 मोलर, ये देखिए इसका मतलब हो गया 8 मोल NaOH के प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो मोलरता अब हमारे साथ चलने जा रही है, ये हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिख ही सकते थे, देखिए। तो अब मैं नॉर्मलता को और आपके कॉन्सेप्ट में ऐड करता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए सभी। हाँ बच्चों, तो देखिए अब मैं नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी को आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अंतर सिर्फ मोलरता और नॉर्मलता में इतना सा है, मोलरता भी हमने परिभाषित करी है विलय के मोल जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हैं। यहां पर हो जाएगा विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक, जिसको हमने W/E परिभाषित किया है। तो देखिए यहां मैं सबसे पहले लिख रहा हूं परिभाषा, किसी विलयन की नॉर्मलता उसके प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक जिसको हम तुल्यांक या फिर W/E से भी रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। W का मतलब है विलय का भार और E का मतलब है विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय के ग्राम तुल्यांक अथवा तुल्यांक, तो उसके प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक अथवा तुल्यांक को कहते हैं। ये देखिए, मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। ये देखिए बच्चों, क्लियर है? तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक को कहते हैं। तो अगर आप गणितीय रूप लिखना चाहते हैं, नॉर्मलता का गणितीय रूप, तो कैसे लिखोगे? यह हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांक जो हमने W/E लिखे हैं डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। ये देखिए, अगर
विलियन का आयतन लीटर की जगह मिलीलीटर में हुआ तो उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांक जिसको हमने W/E लिखा है डिवाइड बाय विलियन का आयतन ये अगर मिलीलीटर में है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, जो ग्राम तुल्यांक है जिसको हमने अभी W/E लिखा है उसको हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर जैसे अभी हमने मोलरता में किया था समीकरण 1 में इसको पुट कर देंगे तो देखिए हमको सांद्रता की टर्म्स में नॉर्मलता की परिभाषा मिल जाएगी। तो ये लिख लीजिए सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे सबसे पहले विलय के जो ग्राम तुल्यांक है उनको परिभाषित करता हूं। तो ये हो जाएगा विलय का भार ये तो W ग्राम है डिवाइड बाय विलय का तुल्यांकी भार। तो ये कैपिटल E से हम लिखते हुए आ रहे हैं इसलिए हम W/E लिख रहे हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूं। और अब मैं समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो जब मैं समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखूंगा तो नॉर्मलता फिर ऐसे लिखी जाएगी। देखिए विलय के जो ग्राम तुल्यांक हैं तो उसकी जगह अब हम लिख सकते हैं विलय का भार ये W ग्राम है डिवाइड बाय विलय का तुल्यांकी भार जिसको हमने कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रखा है। और ऑलरेडी जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विलियन का आयतन तो मल्टीप्लाई बाय विलियन का आयतन। लीटर में ये देखिए और ये फिर वही रेशो आपको दिख रहा है। देखिए विलय का भार और विलियन का आयतन ये तो ये जो रेशो है ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन जिसका मतलब है सांद्रता अथवा स्ट्रेंथ ये ग्राम प्रति लीटर में और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में रह जाएगा वो है विलय का तुल्यांकी भार। ये देखिए ये हमने कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये है नॉर्मेलिटी की परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं समीकरण नंबर 4 और एब्रीविएशंस जैसे हमने अभी मोलरिटी में लिखे हैं। तो एब्रीविएशंस में जैसे 1N मतलब नॉर्मल विलियन तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी विलय के 1 ग्राम तुल्यांक जो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं। ये देखिए और ऐसे ही फिर आप सभी के लिए लिख सकते हो जैसे यहां पे आप लिख सकते हो N/2 तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सेंटी डेसी सेमी सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल विलियन है ना। ऐसे ही N/10
डेसी नॉर्मल विलियन, और ऐसे ही n/100 सेंटी नॉर्मल विलियन। ये देखिए, तो यहां पे जब मैं सेमी नॉर्मल के लिए लिखूंगा तो विलय के 1/2 ग्राम तुल्यांक, जो कि 1 लीटर विलियन में है। ऐसे ही जब मैं डेसी नॉर्मल के लिए लिखूंगा तो विलय के 1/10 ग्राम तुल्यांक, जो कि 1 लीटर विलियन में है। और ऐसे जब मैं सेंटी नॉर्मल लिखूंगा तो विलय के 1/100 ग्राम तुल्यांक, जो कि 1 लीटर विलियन में है। तो याद रहेगा सभी बच्चों को। तो नॉर्मलता की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमको पूछी जाती है तो कैसे पूछी जा सकती है, मैं यहां लिखता हूं, पहले ये नोट कर लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 70% W/V H3PO4 विलियन की नॉर्मलता की गणना करो। ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो 70% W/V, इसका मतलब भार बटे आयतन। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है सभी को? 70% W/V H3PO4, इसका क्या मतलब है? अर्थात 70 ग्राम H3PO4 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है। ये देखिए, तो तुरंत हमको 2 इंफॉर्मेशन पता चल गई। एक तो H3PO4 का भार और एक विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर। अब मैं नॉर्मलता की परिभाषा लिखता हुआ आ रहा हूं, W/E H3PO4, ये विलय है, नेचुरल है, विलय है, ठीक है। और डिवाइड बाय विलियन का आयतन, क्योंकि ऊपर मिलीलीटर में पता है, आयतन मिलीलीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या कर रहे हैं? 1000 से गुणा कर रहे हैं। अब सबसे पहले, क्या तुम H3PO4 का तुल्यांकी भार लिख सकते हो, जिसको हम EH3PO4 बोल रहे हैं? H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? जो भी इसका ग्राम अणु भार है वो है 98 ग्राम। ये ग्राम अणु भार, ये देखिए, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? क्षारीयता से। अम्ल है तो क्षारीयता, मतलब J फैक्टर, तो कितना है इसका? 3 है। ये देखिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे ये बच्चों। तो हमको पता चल गया H3PO4 का तुल्यांकी भार, और भार तो ऑलरेडी पता है ही, तो इसका मतलब यहां से नॉर्मलता आ जाएगी। कैसे? W 70 ग्राम डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय आयतन 100 मिलीलीटर है और मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, तो हमको ये जो रिजल्ट मिल जाएगा वो रिजल्ट ये मिल जाएगा 70, है ना, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 98 नॉर्मल। ये देखिए, ये आंसर है बच्चों। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम आसानी से। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मलता का। चलिए यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम, पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, इसी में
जैसे सपोज हमारे पास ये है 10% W/V CH3C डबल बॉन्डो OH एसिटिक अम्ल है ये, विलयन की नॉर्मलता की गणना करो। ये हमको करना है। तो फिर वही यहां पर भी देखिए W/V दे रखा है, तो 10% W/V CH3C डबल बॉन्डो OH विलियन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम CH3C डबल बॉन्डो OH है, जो कि 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है। ये देखिए, तो मुझे एसिटिक अम्ल का एक तो भार पता चल गया और विलयन का आयतन पता चल गया है। अब मैं जानता हूं नॉर्मलता W/E, तो यहां पे जो विलय है वो एसिटिक अम्ल है, ये विलय है, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा विलयन का आयतन, क्योंकि यहां पर मिलीलीटर में है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो नॉर्मलता W, ये तो हो गया 10 ग्राम। जो एसिडिक अम्ल है इसकी क्षारकता या J फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही सक्रिय हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो इसके ग्राम अणु भार के बराबर होगा, तो 60 ग्राम। ये देखिए, डिवाइड बाय ये 100 मिलीलीटर आयतन है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए, तो आपका जो रिजल्ट आ गया बच्चों वो आ गया 10/6 नॉर्मल। इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हो 10/6 ग्राम तुल्यांक CH3C डबल बॉन्डो OH के 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हैं। ये देखिए बच्चों, तो ये आपका आंसर है। तो जो नॉर्मलता और मोलरता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो हमको अब ये पता चल गया कि नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल भिन्न क्या है, और जितनी भी इससे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अगले एपिसोड में आपको मैं शेयर करता हुआ दिखूंगा, तो तैयार रहिए। ये सारे पॉइंट जो आज हमने इस एपिसोड में पढ़े हैं, इनको ढंग से एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, प्रॉब्लम्स को वापस प्रैक्टिस करके देख लीजिए, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो परिभाषा है इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए ये लिख लीजिए सभी, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं।